एनवायरमेंट क्लियरेंस टर्म जो है इज अ प्रायर एनवायरमेंट। अपने हाईएस्ट फाइन कितने अमाउंट तक का आपने देखा हुआ है अब तक? 100 शेयर तक के भी देखे हुए हैं। बट क्या क्या सिचुएशंस पे एक डेवलपर ने वॉच रखनी चाहिए? ईसी अप्लाई करने से पहले डेवलपर को कौन सी एक 3 चीजें रेडी रखनी चाहिए? तो आपने कोई इंसिस्ट करके कोई चीज बताई, वो नहीं की उन्होंने, तो डिले हुआ। बहुत बार ये होता है कि लोग कर लेते हैं, अभी आप इसे लेके आओ, ऐसा नहीं होता। वेलकम यू ऑल टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। रियल एस्टेट डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग बनाने का काम तो नहीं है, इसमें लगते हैं काफ़ी सारे अप्रूवल्स, परमिशंस एंड आते हैं बहुत सारे कंप्लायंसेस। ऐसे ही आज के डेट में एक जो सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लायंस है एनवायरमेंट क्लियरेंस, उस पे आज अपन बात करेंगे पुणे पीसीएमसी महाराष्ट्र के एक लीडिंग एनवायरमेंट कंसल्टेंट अनुजा मैम से। अनुजा मैम इज द डायरेक्टर ऑफ यूनिक एनवी केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बानेर पुणे में स्थित एक कंसल्टेंसी है। जानना चाहेंगे व्हाट, व्हाई एंड व्हेन के बारे में, जैसे एनवायरमेंट क्लियरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एनवायरमेंट क्लियरेंस टर्म जो है, दैट टर्म इटसेल्फ इज अ प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस। प्रायर सो वंस यू आर डूइंग एनीथिंग, अगर आप कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो और उसका बिल्टअप 20,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर जाता है, मेक इट वेरी क्लियर, इट इज 20,000 स्क्वायर मीटर इज अ बिल्टअप नॉट सेलेबल। So if you are going for any built-up which is crossing 20,000 square meter and above, then you have to go prior environment clearance before starting any of the work. ओके, सो इट्स प्रायर। ऐसे नहीं कि काम शुरू कर दिया एंड चालू में याद आ गया कि चलो ये भी क्लियरेंस लेके रखते हैं। ये तो क्लियर कट वायलेशन हो जाता है फिर वो, इट्स इंटेंशनल वायलेशन। और एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी कि कंसिडरिंग द यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, अभी जो है 3000 से लेके 3500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट जिसमें ओपन स्पेस की रिक्वायरमेंट भी अपना नहीं होती है, वो भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इतना पोटेंशियल आ गया है हमारे यहाँ पे यूडीसीपीआर की वजह से, उसके बाद में टीओडी की वजह से, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आया है उसको अगर हम कम्प्लीटली यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमको एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जाना है। ओके, सो बेसिकली कोई डेवलपर को ये नहीं एज्यूम करना है कि मेरा तो छोटा प्लॉट है, शायद मुझे नहीं लगेगा। आज एफएसआई के चलते आपको आपका बिल्टअप एरिया प्रॉपर आर्किटेक्ट से चेक करके 20,000 स्क्वायर मीटर की थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस कर रहे हैं, सो दे शुड बी लुकिंग फॉर एन ईसी कंसल्टेंट प्रायर, एज यू सेड राइट नाउ। परफेक्ट। एंड मैम, ये कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स में लगेगा? जैसे अगर मैं कोई स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट में लगता है, और इज इट एप्लीकेबल टू ऑल? So it is applicable to every project, right from your residential, commercial, then your rehabilitation, PMAY, hospitals, your institute, these days institutes को भी लग रहा है क्योंकि एक स्टे आया हुआ है बीच में, तो अभी institutes, even industrial shades. If you are crossing 20,000 square meter as your potential built up, I am again pointing it out again, it should be your potential built up. आज ऐसा नहीं है कि ये 20,000 के अंदर मैंने बिल्डिंग बना ली, उसके बाद में अगर मैं कंस्ट्रक्शन के लिए जाती हूँ तब मुझे एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जाना है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग द पोटेंशियल ऑन द डे 1, क्योंकि आज यूडीसीपीआर एप्लीकेबल है, तो डे 1 का पोटेंशियल है तो आपको आज इसी लेना है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विद द वर्क। आई गेस इन द अदर वे अराउंड आप जो बता रहे, शायद इसको मैं डेवलपर की भाषा में अगर बोलूँ तो पता है कि 20,000 स्क्वायर मीटर जाने वाला है, बट आज तो मैं कम कर रहा हूँ, मेरा तो कभी इरादा ही नहीं था, एंड मैंने कर दिया आधा प्रोजेक्ट विदाउट ईसी, एंड कल अगर मैं करता हूँ तो भी इट वुड बी अ वायलेशन। यस डेफिनेटली। ये तो बहुत क्लासिक केस है, जिसकी आज मेरा प्लानिंग नहीं है, मार्केट कंडीशन नहीं है, सो मुझे नहीं पता मैं जाने वाला हूँ या नहीं हूँ, पर मैंने बना लिया। बट उसके बाद में अगर मैं मार्केट कंडीशन ठीक रही तो मैं ठीक है शायद इसी के लिए जाऊँगा, वो केस नहीं होती है। ईसी एक प्लॉट के ऊपर होता है और उसकी जो रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट है, वो पहले दिन से अगर आइडेंटिफाइड है, देन यू हैव टू गो फॉर द एनवायरमेंट क्लियरेंस फर्स्ट। एक और क्लासिक केस मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग वन प्रोजेक्ट, आपने से सर्वे नंबर सो एंड सो का एक प्रोजेक्ट है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम यू बिल्ट लाइक 10,000 स्क्वायर मीटर एंड यू सेल मी आउट। आपने वो मुझे भेज दिया, उसके बाद में मेरा पीपी तो चेंज हो गया, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट हैज चेंज्ड, आपसे प्रोजेक्ट अभी मेरे पास में आ गया, पर प्रोजेक्ट तो वहीं था। बिल्कुल, तभी भी वो वायलेशन डिक्लेयर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे प्रीवियस बिल्डर ने वो नहीं किया, उसकी वजह से आप मुझे कंसिडर करिए, वैसा नहीं होता है। वो प्रोजेक्ट की लीगल एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जाना चाहिए। ओके, बट इसमें मैम जेन्युइन डेवलपर्स क्या ध्यान रखे? फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे जेन्युइनली आज 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर मैं आज नहीं जाने वाला था, इसलिए मैंने बिल्टअप नहीं लिया था,
बट फ्यूचर में मुझे जाना पड़ा, सो फॉर जेन्यून रीजंस मुझे डे 1 पे मुझे नहीं जाना था तो मैं नहीं गया ईसी के पास, बट फॉर सम रीज़न फ्यूचर में फेज 2 में मेरे ध्यान में आया कि नहीं कर सकते हैं, तो इसको डे 1 पे मैम हाउ कैन आई बी क्लैरिफाइड एज अ डेवलपर? सो एज अ डेवलपर आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। अगर पूरा मास्टर प्लानिंग करते हुए अगर आपको ध्यान में आता है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए कभी तो भी जाने वाला है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, अगर आपका एक ही बिल्डिंग प्लान है फॉर एग्जांपल, वो बिल्डिंग का जो एक्चुअल डिटेलिंग प्लानिंग होता है वो आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस के में सबमिट करिए, दूसरा बिल्डिंग का डिटेलिंग आप सबमिट करिए उसके बाद में, बट यू कैन चेंज द रिक्वायरमेंट। बट आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं लगा तो मैं इसी के लिए नहीं गया। तो सी अल्टीमेटली देयर आर ऑप्शन ऑफ अमेंडमेंट, देयर आर ऑप्शन ऑफ एक्सपेंशन, देयर आर ऑप्शन ऑफ कॉरिजेंटम, देयर आर ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ईसी, देयर आर ऑप्शन ऑफ ईसी वैलिडिटी, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन दैट यू कैन वर्क इट ऑन। एब्सोल्युटली। सो एज अ डेवलपर शायद मेरे पास एक सिंपल ऑप्शन फिर ऐसे रहता है, जब भी प्लॉट आए मैं कितना कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ नहीं करने वाला, रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैं आर्किटेक्ट को सिर्फ एक पूछूं व्हाट इज द मैक्स बिल्टअप एरिया पॉसिबल ऑन दिस प्लॉट, इफ इट्स क्रॉसिंग मैं इसी के लिए अप्लाई मुझे करना चाहिए, वेदर आई एम प्लानिंग टुडे टू कंज्यूम इट और नॉट। सो एक और एक क्लासिक केस में इसमें आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग प्लान करते हैं, आपको पता है आज आप 200 फ्लैट बनाने वाले, सेम टाइम आपको पता होता है कि 200 फ्लैट के लिए मेरे को 200 या 250 का पार्किंग देना है। बिल्कुल। सो पार्किंग का जो प्लानिंग है दैट इज योर नॉन एफएसआई, तो वो नॉन एफएसआई जो है वो भी हमारे लिए बिल्टअप ही है। ओके, सो नॉन एफएसआई बिल्टअप भी 20,000 में आएगा? यस। ओके, सो दैट इज इन वन वर्ड योर एंटायर आरसीसी। entire RCC, your underground tanks, your all services, sewage treatment plant, transformer, organic waste converter, everything which is having RCC should be considered as a built up area. बहुत बार क्या होता है इसी करने की घाई होती है सबको कि भाई खत्म करो, ये एक लेटर लिखे आओ बाद में देखेंगे, पर ऐसा नहीं है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड होती है। हम तो ये बोलते हैं कि अगर आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए किसी प्रोजेक्ट में जाते हो तो 80% उसका स्क्रूटिनी होता है, राइट फ्रॉम उसका लीगल चेक्स, जियो टेक्निकल डिटेलिंग, कंटूर, उसके बाद में एक साइट एस्टेब्लिश करने के लिए सारे डिटेलिंग करते हैं। तब आपको जब ये पुटअप करते हो आप एक चीज़ में, एक फॉर्मेट में, तब आपको आइडेंटिफाई होता है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। सो ये मेजर सेक्टर होता है। मैं चाहती हूँ कि जब आप एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जाइए तो कंसल्टेंट जो भी आप रखने वाले उनको पहले दिन से मास्टर प्लान में आप इन्वॉल्व करिए, सो दैट ही कैन गिव हिज इनपुट्स एंड उसके बाद में आपके कंस्ट्रक्शन पे कहीं रोक ना पड़े। हम समझते हैं कि जब आप जगह पे लेबर आ जाता है तो आप नहीं रोक सकते, बट उसका अगर प्री प्लानिंग हम करेंगे तो आपको ये कभी भी इश्यूज नहीं आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि स्टोरी की अदर साइड भी सोचनी चाहिए कि सपोज आपका नहीं है वॉयलेशन का माइंडसेट, बट उस समय फिर आप इसी से डर के आप इसी में अभी टाइम लगेगा सोच के, बेसमेंट 2 था फिजिबल बट बिकॉज इसी नहीं था टाइम लगेगा, इसलिए होने वाली चीज़ आप नहीं करके कर रहे हो। सो इवन दैट यू एज अ कंसल्टेंट यू डू नॉट वांट दैट टू हैपन टू द बिल्डर। और दूसरी केस क्या होती है, मोस्टली इसी कंसल्टेंट कब लाइट में आता है, जब आपका पूरा प्लानिंग फ्रीज हो जाता है। यस, मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक हम करते हैं और फिर हम बोलते हैं कि भाई हमको जल्दी चाहिए। तो अगर आप बाद में उसको 3 महीने 4 महीने के आपके मास्टर प्लानिंग के बाद इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके जो इनपुट्स है वो लेने के लिए आपका मास्टर प्लानिंग हो सकता है 2-3 महीने और पीछे जाए। बिल्कुल। आपने सर्विसेज के लिए जगह छोड़ी है, नहीं छोड़ी है, उसके बाद में रिफ्यूज एरिया मार्किंग डिटेलिंग कैसे किया हुआ है, पार्किंग डिटेलिंग कैसे आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इवैक्यूएशन प्लानिंग आपने कैसे की हुआ है, ये अगर आप उसके कंसेंट से या फिर उस एक क्या बोलते हैं एक आइडिया से नहीं करते हैं तो आपका हो सकता है मास्टर प्लान पीछे जाए। सो आइडियली मैं हमेशा सबको यही इंसिस्ट करती हूँ, आइडियली आपका इसी कंसल्टेंट आपके आर्किटेक्ट के तुरंत बाद अपॉइंट होना चाहिए, सो दैट वो अपने इनपुट्स दे सके और उससे आपका जो प्लानिंग आगे का प्लानिंग अगर 5 साल 10 साल का प्लानिंग हो वो स्मूथ हो सके। Absolutely. Perfect. Thanks a lot for those inputs, ma'am. And we are very surprised with the kind of command you have on the dates. मतलब हम लोग जब इसके प्रेपरेशन के लिए भी हम लोग जब बात कर रहे थे आपसे, एंड जैसे आपके डेट्स आपके सारे ज़बान पे है। गोइंग फॉरवर्ड मैम थोड़ा सा डीप में जाते हैं। एक बेसिक ओवरव्यू तो हमारे व्यूअर्स को आई एम श्योर मिल गया है, ईसी क्या है, कब करना चाहिए, व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस अराउंड इट। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं मैम इन वेरी क्रिस्प पॉइंटर्स कि जो हमारे डेवलपर्स एक्शंस में ला सके। ईसी अप्लाई करने से पहले डेवलपर को कौन सी एक 3 चीज़ें रेडी रखनी चाहिए? आपका लीगल डिटेलिंग, राइट, साइट एस्टेब्लिशमेंट है, हम उसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, साइट एस्टेब्लिशमेंट। तो सबसे पहले तो आपने ये सारे सर्वेज जो है वो कर लेनी चाहिए।
वन इज़ कंटूर सर्वे, सेकेंड इज़ योर ट्री सर्वे, थर्ड इज़ योर जियो टेक्निकल सर्वे। ये सर्वेज आपने सबसे पहले कर लेनी चाहिए व्हेन यू आर लाइक थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट क्लियरेंस और एनी प्लानिंग। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एनवायरमेंट क्लियरेंस, इट इज़ अबाउट एनी प्लानिंग। क्योंकि दूसरा एक केस ऐसा हो सकता है कि इवेंचुअली अगर आपको लगता है कि ये बिल्डिंग में मुझे मेरा पार्किंग सफिशिएंट नहीं है और आपने एक और बेसमेंट या एक और पार्किंग ऐड कर दिया, तो उस टाइम पे भी आपका नॉन एफएसआई बढ़ जाता है। तो अगेन अगर आप कैलकुलेशन में जाते हैं तो वो आप 20,000 स्क्वायर मीटर उस टाइम पे भी क्रॉस करते हैं। सो दैट, क्योंकि ये आपका सेलेबल नहीं है, ये आपका टोटल बिल्टअप है। तो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज योर टोटल बिल्टअप। तो उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप ये स्टडीज़ कर लेते हैं तो आपको आइडेंटिफाई होता है कि चलो मैं इतने लेवल तक बेसमेंट के लिए जा सकता हूँ। उसकी वजह से ये 3 सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब आप मास्टर प्लानिंग करते हैं तब डेफिनेटली आप इसी कंसल्टेंट को उसमें इन्वॉल्व करिए। थर्ड पॉइंट इज़ आपकी लीगलिटी और ओनरशिप डिटेलिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आपका अगर 2 प्लॉट्स है उसका तो अमलगमेशन कब हुआ, उसका अमलगमेशन होने के बाद पोटेंशियल आइडेंटिफाई हुआ, पहले अमलगमेशन नहीं था तो क्या था, उसके बाद में 2 अगर अलग अलग ओनर है तो अमलगमेशन होने के बाद उसका रिफ्लेक्शन आपके पीआर कार्ड पे या फिर 7/12 पे क्लियर आया है नहीं आया, ये सारे डिटेलिंग आपने चेक करनी चाहिए। आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द फ्यू कॉमन मिस्टेक्स जिनके वजह से ईसी आने में डिले या रिजेक्ट होने के जो चांसेस बन रहे हैं उनके? जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया कि इट शुड बी प्रायर, वॉट एवर यू वॉन्ट एंड वॉट एवर यूर प्लानिंग टू डू, इट शुड बी प्रायर ऑफ योर एक्टिविटी। तो मोस्टली ये बहुत बार ये होता है कि लोग कर लेते हैं अभी आप इसे लेके आओ, ऐसा नहीं होता। आपको वो उनको पहले इस्टेब्लिश करके पहले बिफोर एडिंग एनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल P+14 आपका प्रोजेक्ट है, यू वॉन्ट टू गो फॉर P+16, हो सब अपने पास में पोटेंशियल है, जा सकते हो आप। तो वो केस में आप बना के नहीं जा सकते हो, इसी के लिए आपको वो 10th या 8th फ्लोर पे एक थॉट प्रोसेस देनी चाहिए कि अगर आप 2 फ्लोर बनाने वाले हो तो एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जाइए। पर उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आप हड़बड़ी में वहाँ पे अगर जाएंगे और उसमें अगर डिले हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट हैम्पर हो सकता है, वो एक चीज़ होती है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अभी दीज डेज, इट इज़ इन मैं ट्रेंड ही बोलूँगी, बट ये प्रैक्टिस है, लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है उसको आप एक्सपेंशन के लिए या फिर अमेंडमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको एक सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट करनी होती है। वो सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट करने वाले जो करते हैं वो ऑफिसर्स होते हैं रीजनल ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। वो आपकी जगह पे आते हैं एंड दे मेक देयर सर्वे एंड दे सर्टिफाई योर प्रोजेक्ट कि आपने प्रीवियसली जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लिया था तब उस टाइम पे आपने क्या कमिटमेंट की थी, उसके हिसाब से आपने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। सो दिस इज CCR वी कॉल इट, सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट। अगर ये नहीं होता है तो आपका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हियर भी नहीं होगा। और उसमें कैसा होता है कि ऑफिसर फ्रॉम MOF लेवल एंड ऑल वहाँ पे उनका आना, उनका साइट विजिट करके वो रिपोर्ट मिलने में डिले होता है और उसकी वजह से भी आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। सो अगर यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, tell your consultant to have my regular 6 monthly compliances properly, have my previous MPCB detailing check properly and make application for the CCR at the same time of environment clearance expansion application. अब ये सारा मैम सारे कंसल्टेंट्स आ गए, सारी डिटेलिंग कर ली, इसी कमिटी के सामने प्रोजेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन करने के कोई 3 या 4 सीक्रेट टिप्स मैम? मैं प्रोजेक्ट को एक फ्लो में लेके जाती हूँ। तो जब आप फ्लो आइडेंटिफाई करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले का साइट एस्टेब्लिश करिए, उसके बाद में आपका लीगल एस्टेब्लिश करिए, देन मास्टर प्लानिंग आइडेंटिफाई करिए एंड देन टेल अबाउट द एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। सो ये अगर आप फ्लो प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्मूथ और अच्छी तरीके से निकल जाता है। सो कम से कम उसमें क्वेश्चंस आएंगे वो केस में। एब्सोल्युटली। एंड ये पूरे प्रेजेंटेशन के बाद जो कोई कॉमन क्वेरीज आती है, ये आती है तो काफ़ी लोग वहाँ पे पैनिक करके भी मिस आउट कर जाते हैं अपना चांस। कमेटी के क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करने के बेस्ट तरीके क्या होने चाहिए? कमेटी आपसे प्रिसाइज और क्रिस्प आंसर एक्सपेक्ट करती है। आप अपने नंबर्स में उनको जितने अच्छे से जवाब दे सकते हैं तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उन सब चीज़ों को। तो आप यू हैव टू टेल देम एवरीथिंग इन नंबर। आप ये नहीं बोल सकते सर इतना मिट्टी आएगा, कम ही आएगा पर मैं कहीं तो भी डाल दूंगा, इस भाषा में आप बात मत करिए उनसे। इतना ही आएगा, फिर वो थोड़ा सा ही है तो हम कहीं में भी डाल देंगे, इस तरीके से जवाब मत दीजिए, क्वांटिफाइड जवाब दीजिए। इतना 200 ग्राम आने वाला है तो 200 ग्राम ही बताइए। 200 ग्राम आएगा, 200 ग्राम हम यहाँ जगह, फिर 200 क्यूबिक मीटर आ रहा है, 200 क्यूबिक मीटर हम पर्टिकुलर जगह में डालेंगे, उसमें वो पर्टिकुलर प्लॉट में इतना हम फिलिंग कर सकते हैं इतना मीटर का, सो दैट वो 200 क्यूबिक मीटर वहाँ पे सफाइज हो जाएगा।
इस तरीके से प्रिसाइज, क्रिस्प और क्वांटिफिकेशन में आप जितने उनको जवाब देंगे उतनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट क्लियर हो जाएगा। और उसे मतलब हैपेसेट जवाब मत दीजिए, इन शॉर्ट, कि वो और बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं अल्टीमेटली, कि उनको पता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल। सो अल्टीमेटली जब आप क्वांटिफाइड जवाब देंगे तो वो डेफिनेटली आपको जल्दी से जल्दी क्लियर कराएंगे। ग्रेट। एंड इसमें वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने की जिम्मेदारी होती किसकी है? तो ये हाँ, तो ये अपने जो डेवलपर्स है इनको ये सब एक्सप्लेन करना पड़ता है, द कंसल्टेंट और द आर्किटेक्ट, हु डज द एक्सप्लेनेशन? कंसिडरिंग द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडियाज एक्रेडिटेशन, EI कोऑर्डिनेटर या फिर ACO, जो हम एक्रेडिट कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक्रेडिट कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नाबेड के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, वही लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। बट ये प्रेजेंटेशन होने के बाद अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज होती हैं, जैसे कुछ आर्किटेक्चरल रिलेटेड क्वेरी है, कुछ फायर रिलेटेड क्वेरी है, तो वो समय पे पर्टिकुलर कंसल्टेंट कैन रिप्लाई। परफेक्ट, ग्रेट। सिर्फ इस समय हमारे डेवलपर को भी पता होना चाहिए व्हाट आर दे गोइंग टू रिप्लाई, वरना उनको ही वहाँ पे कोई सरप्राइज ना लगे। बिकॉज मेनी ऑफ द केसेस हैव इवन सीन कि फाइल बन गई है, सब रेडी है, चलो कल इनोवा करना है, कल मीटिंग के लिए जाना है, डिटेल में पूरा देखते भी नहीं है। इससे मैम कुछ कभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स कुछ आए हुए, कुछ एग्जांपल्स आपको कुछ याद है कि जहाँ पे डेवलपर थरो स्टडी नहीं करने के वजह से दे हैव सफर्ड और द मीटिंग हैज सफर्ड? या होता है सर, क्योंकि क्या होता है जब आप डेवलपर या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव आने होते हैं, हर बार तो नहीं होता कि डेवलपर ही आए, जो भी पर्सन आना होता है उनको लीगल डिटेलिंग क्लियर कट पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट के इतने इतने सर्वे नंबर्स थे, वो अमलगमेट हुए, अमलगमेशन होने के बाद उस पर क्या क्या ओनरशिप चढ़ी है, उसके बाद में आपने क्या सबमिशंस किए। इसमें अगर वो कभी गलती हो जाए उनसे तो 100% गुफअप हो जाता है। तो जो भी पर्सन आपके पास में आने वाले हैं, आपके साथ में आने वाले हैं, तो वो ही मॉकअप मीटिंग्स में जो हम लोग यूजुअली करते हैं, वो ही मॉकअप मीटिंग्स में हमारे साथ इन्वॉल्व हो, सो दैट एवरी कंसल्टेंट एंड प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट शुड बी ऑन द सेम पेज। ओके, सो इसकी मॉकअप मीटिंग्स भी आप कराते हाँ, हैं? हाँ, 100%। अगर कोई डेवलपर के कंसल्टेंट नहीं कराते हैं तो दे शुड इंसिस्ट फॉर मॉकअप मीटिंग्स। हाँ, मतलब मैं किसी को इंसिस्ट नहीं कर सकती, बट आई वुड सजेस्ट कि दिस इज हाउ आई वर्क, जिससे लास्ट मोमेंट पे एक दूसरे के चेहरे नहीं देखने पड़ते कि अरे तुम क्या जवाब दोगे, हम क्या जवाब देंगे, वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वी आर प्रिपेयर्ड विद द डिटेल्स, वी आर वेल प्रिपेयर्ड विद द, क्योंकि एवरीबॉडी शुड बी ऑन द सेम पेज। अल्टीमेटली प्लम्बिंग वाला बोल रहा है कि अगर इतना स्लोप रखना है और मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ अलग आया तो अल्टीमेटली वो गैप ही हो जाएगा ना, आइडेंटिफिकेशन। उनका बोलना कुछ अलग है, मेरा बोलना कुछ अलग है, तो आप प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। तो इंसिस्ट कर, मतलब रादर करना चाहिए मॉकअप प्रेजेंटेशन, और जो प्रेजेंट वहाँ पे करने वाला है वही वो मॉकअप प्रेजेंटेशन अटेंड करे, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी प्रोजेक्ट समझने की। क्लैरिटी आ जाएगी। कंटिन्यूइंग ऑन द सेम मैम, आप कितना रिकमेंड करेंगे हमारे फर्स्ट टाइम डेवलपर्स को कि भले ही कंसल्टेंट्स है, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स है, सब है, बट एक मीटिंग खुद से अटेंड करना कितना ज़्यादा उनके लिए एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस रह सकता है? तो मैं तो बोलूँगी तो कि जो मेन होते हैं उन्होंने इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उनको उनके प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा पता होता है। बहुत सारी चीज़ें लीगल होती है जो शायद कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बता पाएगा, बट अगर आप आपका प्रोजेक्ट खुद सामने, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन, वी हैव टू इंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फर्स्ट, कि हु इज़ द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हु इज़ रिप्रेजेंटेटिंग फ्रॉम द कंपनी। तो वो वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर खुद जिसने अपने ऑन हैंड ये सारी चीज़ें की है, वो ज़्यादा अच्छे से रिप्लाई कर पाता है, सो दैट वो मतलब मिसकंसेप्शन या फिर गैप आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। तो मेरे को तो लगता है कि अगर जो प्रोजेक्ट कर रहा है वही उसी को पता हो कि कितना डिटेलिंग काम हो चुका है, तो वो इन्वॉल्व होना चाहिए। सब मेरा क्लियर कट बोलना है। ईसी कमेटी के क्वेरीज को हर चीज़ में हाँ मिलाना क्या कभी रिस्की हो सकता है? जब रिन्यूएबल एनर्जी का हम शीट डिटेलिंग प्लानिंग करते हैं तो एक बिल्डर के दिमाग में होता है कि 4-5% दे देंगे, पर वो 4-5% नहीं होता। उसका डिटेल प्लानिंग राइट फ्रॉम आपका सोलर PV कितना होना चाहिए, हॉट वाटर कितना देना है, उसके बाद में अलार्म सिस्टम, उसके बाद में जो आपका टाइमलाइन सिस्टम होता है, मतलब टाइमर सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, वो टाइमर सिस्टम के हिसाब से कितना सेविंग हो सकता है, उसके बाद में क्या फिक्सचर्स से कितना सेविंग होता है, ये सारे का हमारे पास शीट होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि सोलर के बारे में जब हम बताने जाते हैं कि एक 20% हो रहा है, तो उस समय बिल्डर बोलते हैं अरे 20% कब का था, ये तो हम 5% पे बात कर रहे थे। तो वो मिसकंसेप्शन होता है सब, मतलब अगर हम एक पेज पे नहीं हो या फिर मॉकअप नहीं किया हो तो हर एक को नंबर्स नहीं सही पता होते, और वो नंबर्स में कहीं गलती हो गई तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन वेस्ट हो जाता है। क्योंकि कमिटी आपको पॉजिटिवली ये करने के लिए बैठे, पर अगर आप ही आपको क्लैरिटी नहीं आपके प्रोजेक्ट का, तो वो क्या ही देंगे आपको। थोड़ा सा मैम डिटेल में बढ़ते हैं।
मैम अभी आपने कोई एक टर्म यूज करी आईओडी, सो व्हाट इज दैट आईओडी? अभी आईओडी के अलग अलग मीनिंग है, तो वो हर एक मुंबई में आईओडी का मीनिंग अलग है, पुणे में आईओडी का मीनिंग अलग है, बट फॉर अस इट इज़ योर पोटेंशियल सैंक्शन, जिसमें आपका पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए राइट फ्रॉम योर एफएसआई, योर नॉन एफएसआई में आपका रिफ्यूज आ गया, उसके बाद में आपके सारे सर्विसेज आ गए, उसके बाद में आपका बेसमेंट आ गया, उसके अदर पार्किंग्स आ गए, जो भी आपकी कवर्ड एरिया है उसका एक सारा स्टेटमेंट आता है, जिसमें वो आइडेंटिफाइड होता है कि 20,000 स्क्वायर मीटर का एफएसआई और 20,000 स्क्वायर मीटर का नॉन एफएसआई मिला के 40,000 स्क्वायर मीटर को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिला हुआ है। सो वो स्टेटमेंट वहाँ पे आपके कॉरपोरेशंस में या फिर जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है वो आपको एक उस पर अप्रूवल करके देती है बाय चेकिंग द एक्चुअल नॉर्म्स ऑफ यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स। कुछ डेवलपर एक हेड स्टार्ट की एक इच्छा होती है कि भाई मैं जितना मेरा काम एटलीस्ट ईसी आने तक थोड़ा बहुत कुछ प्रिपरेशन करके रख सकूँ, है नहीं, मुझे मेरा उतना ही टाइम बच जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन से क्या ये मतलब है कि मेरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम ही मैं नहीं कर सकता? क्योंकि कुछ डेवलपर्स में ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैं तब तक एटलीस्ट मेरा एक्सकेवेशन तो करके रख दूं, मेरा कैश फ्लो मैम बहुत टाइट है, मैं एटलीस्ट बुकिंग्स तो ले सकता हूँ क्या? तो एक्सकेवेशन एंड बुकिंग्स, क्या ये चीज़ें बिना ईसी के शुरू कर सकते हैं? नहीं, इन वन वर्ड नहीं। परफेक्ट। एंड थोड़ा तो डिटेल में थोड़ा डिटेल में अभी मैं इसमें जाऊंगी कि आई वुड अगेन टेल यू वन डेट दैट इज़ 29 मार्च 2022 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें क्लियर कट आइडेंटिफाई किया है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ यू कैन स्टार्ट बिफोर एनवायरनमेंट क्लियरेंस एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश। ओके। तो उसमें आपका जो है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो भी होता है, या फिर आप साइट ऑफिस जो हम करते हैं जो यूजुअली जगह पे कि मतलब थोड़ा साइट ऑफिस जो है टेम्पररी है, जिसको बाद में आप डिमोलिश करने वाले हो, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में साइट बॉन्डरिंग आप कर सकते हैं, उसके बाद में आप ट्री सर्वेज और सर्वे सारे कर सकते हैं, बट एक्सकेवेशन नहीं कर सकते। दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि यू शुडंट स्टार्ट विथ योर एक्सकेवेशन बिफोर योर एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश। सो कंसेंट टू एस्टैब्लिश के लिए हम बाद में थोड़ा सा उस पर जाएंगे। इट इज़ मॉनिटरिंग बॉडी कॉल्ड महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आपकी एनवायरमेंट क्लियरेंस की कंडीशन को मॉनिटर करती हैं। सो ये दोनों भी चीज़ें हम पैरेलल करना चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस और कंसेंट टू एस्टैब्लिश। तो ये जब तक दोनों चीज़ें आपके हाथ में नहीं आती, यू शुडंट स्टार्ट विथ। ओके, एटलीस्ट साइट क्लीनिंग के नाम पे आई कैन डू अ बिट और नॉट इवन द साइट क्लीनिंग। नहीं ना, क्लीनिंग मतलब क्या करेंगे आप ट्रीज निकालना चाहेंगे, नहीं पॉसिबल। ओके। उसके बाद में साइट लेवलिंग करना चाहेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप कंटूर देते हो, कंटूर आप आइडेंटिफाई करके देते हो, उसी से हिसाब से कटिंग फिलिंग सेक्शन डिटेलिंग उसी से होता है कि कितना कटिंग होने वाला, कितनी फिलिंग होने वाला, कितना डिब्रिस बाहर जाने वाला है, ये सारे कैलकुलेशन उस पर डिपेंड करते हैं। तो आप मैक्सिमम जो कर सकते हो वो ऑफिस मेमोरेंडम में बहुत क्लियर कट मेंशन किए हुए हैं, उसके पॉइंटर्स है, आप उसी को रेफर करिए। चाहिए तो आई विल शेयर विथ यू, एंड जब आपको जहाँ पे पब्लिश करना है वहाँ पे कर सकते हैं। दैट इज़ वो OM है, और उसके बेसिस पे आप जो उसमें आइडेंटिफाइड है वही चीज़ें करिए, उसके अलावा कुछ भी मत करिए। ओके, परफेक्ट। आई गेस दैट सिंप्लीफाइज अ लॉट थिंग, क्योंकि काफ़ी डेवलपर अनइंटेंशनली कुछ गलती कर सकते हैं, yes. जिससे उनको कुछ हेवी फाइन्स। मेन यही है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ इसके लिए करिए या फिर आप बोल रहे हो इसके लिए करिए, वो लिखा हुआ है, पढ़ते नहीं है लोग। आई गेस पर पढ़ते नहीं है। आई गेस नाउ दिस कैन बी द मेजर एडवांटेज फॉर आवर यंग डेवलपर्स, फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलपर्स, जिनको ये पढ़ना है, ये मेमोरेंडम्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग लग सकता है। ऑफ कोर्स प्रीवियस जनरेशन से उनको ये मिल रहा है कि भाई ये चलो हो रहा है, इतने दिनों से हम कर रहे हैं, आप क्या नया दिखा रहे हो। बट आई वुड सजेस्ट फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ द बिल्डर्स, एंड आई वुड सजेस्ट हु आर मतलब प्रैक्टिसिंग, जो पुरानी जनरेशन भी है जो भी प्रैक्टिस कर रही है, इन्होंने कंप्लायंस रेगुलेशंस पे बहुत कीनली ध्यान देना चाहिए, जिससे आपका प्रोजेक्ट रुके ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब। मतलब पैसे से हर एक चीज़ होगी, ये माइंडसेट के बदले जो चीज़ें सही से डे वन से ही कर सकते हो, स्टे फोकस्ड ऑन इट फॉर अ गुड एंड पीसफुल माइंडसेट, ताकि बिजनेस एक्सपेंशन पे सिर्फ ध्यान दे सको। मतलब कितनी दिन वही करेंगे हम। तो मैम इसी से बिल्कुल जुड़ा एक क्वेश्चन, बिना नाम लेते हुए अगर आप कोई एग्जांपल शेयर कर सको जहाँ पे बिना ईसी के स्टार्ट करने से डेवलपर को कोई एक भारी प्रॉब्लम आया हो। एक बेसमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन इधर उधर होता है एंड यू स्टार्ट विद द अपर, जो भी काम है आपको ग्राउंड के ऊपर का आप शुरू कर देते हो, तो उसमें प्रोजेक्ट्स हमेशा लटकते हैं कि अगर दूसरा बेसमेंट गया है या फिर 4 बेसमेंट थे उसमें से 3 ही बेसमेंट बना रहे हैं या फिर 2 ही बेसमेंट बना रहे हैं और ऊपर का काम शुरू हो गया, तो वो भी एक क्लासिक केस होती है जिसमें
वायलेशन नहीं, पर उसमें डिटेल स्क्रूटिनी होती कि क्यों किया गया। इफ़ इट इज़ इंटेंशनल देन ये किधर जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये तो यूजुअल केसेस होती हैं कि आप बिलो ग्राउंड जो कर रहे हो उस पर आपने मेजरली फोकस करना चाहिए। रादर मैं तो बोलती हूँ कि सबसे पहले जो बिलो ग्राउंड कर रहे हो उस पर फोकस करो आप। मतलब अगर फर्स्ट फेज में आपका अगला प्लानिंग क्लियर नहीं है तो आप बिलो ग्राउंड का प्लानिंग क्लोज करो। जब जहाँ तक आप सर्विसेज लेके आ रहे हो वो काम आपका शुरू हो सकता है जगह पे। अगर आप आगे का वर्टिकल एक्सपेंशन आपका चेंज होता है तो वो टाइम पे हम जा सकते हैं अगेन एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए। पर अगर काम रुक गया तो आपके ही टाइमलाइन पे हैम्पर होगा सब कुछ। एब्सोल्युटली। एंड इसमें मैम जैसे काफ़ी बार वॉयलेशन को भी काफ़ी बार थोड़ा लाइटली देखा जाता है कि ठीक है वॉयलेशन में कितना ही होगा, 1-2 लाख रुपए का फाइन लग जाएगा, बट मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, मेरा वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो काफ़ी बार फाइन्स को एक लाइटली भी देखा जाता है। तो इसी में आपके करियर में अपने हाईएस्ट फाइन कितने अमाउंट तक का आपने देखा हुआ है अब तक? 100 CR तक के भी देखे हुए हैं। 100 CR तक के भी। एंड कॉमनली डेवलपर्स के केस में जो होते हैं हाँ 100 CR के, 32 CR के, उसके बाद में 16 CR के, मतलब ऐसे बहुत बहुत हेवी फाइन्स भरने पड़े हैं लोगों को। एंड ये भरने पड़े हैं लोगों को? पड़े हैं, बट अभी तो वो भी केस नहीं है। पीपल आर रेडी टू पे बट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। वी डोंट वांट टू रेगुलराइज ड्यू टू दैट। ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है उसमें तो उन्होंने सब SOPs 2017 का जो ये आया था एमनेस्टी स्कीम, उसके बाद में 2021 का SOP उन्होंने सब बंद कर दिए। सो देर इज़ नो रेगुलरेशन टिल डेट फॉर द वायलेशन प्रोजेक्ट। अगर वायलेशन डिक्लेयर होता है, आइडेंटिफाई होता है, तो प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड और जहाँ जितना है वहाँ स्टैंड स्टिल हो जाएगा। सो आई मीन आई गेस दिस इज समथिंग मोर रिस्कियर देन फाइन, क्योंकि फाइन को यूजुअली एक एस्केप रूट देखा जाता है कि ठीक है यहाँ पे मेरा 3 महीने रुकने से तो वहाँ पे फाइन कम ही है, सो लेट्स गो। बट दिस कैन बी समथिंग वेरी सीरियस। हाँ मतलब अगर प्रोजेक्ट ही रुक जाए तो आप क्या ही करोगे आगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर दोज इनसाइट्स। और थोड़ा डीप में थोड़ा आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड टाइमलाइन की ओर। जैसे वेरी स्पेसिफिक में ईसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग्स आपको मिनिमम डेवलपर ने रेडी रखने चाहिए फॉर अप्लाइंग फॉर द ईसी? तो हम उसको डॉक्यूमेंट्स की जगह पे कंसल्टेंट के इन्वॉल्वमेंट में आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जाते हैं तो स्क्रूटिनी होती है आपके राइट फ्रॉम लीगल डॉक्यूमेंट, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपके आर्किटेक्चरल प्लानिंग्स, मतलब राइट फ्रॉम योर सेक्शंस, देन आपका सर्विसेज के साथ में क्या सेक्शन है, रिफ्यूज प्लानिंग कैसा है, पार्किंग प्लानिंग कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, ये हम आर्किटेक्चरल डिटेलिंग के अंडर लेते हैं। उसके बाद में प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिटेलिंग होते हैं जिसमें स्टॉर्म वाटर, उसके बाद में ड्रेनेज पैटर्न कैसे आपने प्लान किया हुआ है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने कैसे प्लान किया हुआ है, उसका टेक्नोलॉजी क्या दिया हुआ है, हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, हाउ यू आर यूजिंग दैट ट्रीटेड वाटर टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसका एक बैलेंस देना पड़ता है। उसके बाद में सोलर का डिटेलिंग क्या है, कितने परसेंटेज ऑफ आप सेविंग देने वाले हो अगेंस्ट डिमांड लोड। उसके बाद में आपका डिब्रीज मैनेजमेंट प्लान कैसा होता है, मतलब आप कितना एक्सकेवेशन करेंगे, कितना यूटिलाइज करेंगे और कितना अगर बाहर डालेंगे तो उसका कितनी ट्रिप्स होने वाली हैं। उसके बाद में ट्रैफिक इम्पैक्ट एनालिसिस होता है कि आप एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो तो सामने वाले रोड पे क्या इम्पैक्ट होगा, आज क्या होगा, उसके 15 साल तक क्या प्रेडिक्शन होता है, ये सारा हम डिटेलिंग देते हैं उसमें। तो उसके बाद में अगर आप पास में मेट्रो आ रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके प्रोजेक्ट पे, जिससे आपका अगर क्लासेस B में या D में जाता है तो उसमें अगर मेट्रो आती है तो वो क्लास कम कैसे होगा, या फिर वो मतलब वो मेट्रो आपके प्रोजेक्ट को कैसे हेल्प कर रही है, ये सारा डिटेलिंग हम ट्रैफिक इम्पैक्ट एनालिसिस में भी देते हैं। उसके बाद में अंदर स्वेप्ट पाथ एनालिसिस हमको देना पड़ता है कि अगर फायर टेंडर आता है आपके प्रोजेक्ट में तो कितना स्मूथली मूव हो सकता है, उसको इवैक्यूएशन के लिए कितना टाइम लग सकता है, उसका कार इवैक्यूएशन, 2 व्हीलर इवैक्यूएशन और ह्यूमन इवैक्यूएशन, इन तीनों की इवैक्यूएशन के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, उसके भी डिटेलिंग हमारे इसमें होते हैं। सो वही मैंने बोला कि जब हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस करते हैं प्रोजेक्ट का 80% से 90% हम उसका स्क्रूटिनी करते हैं कि एक प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो फिर मैम ये कहाँ पे तो डेवलपर के लिए एक डुप्लीकेशन ऑफ ये डबल एफर्ट्स नहीं हो रहे कि मैं लोकल अथॉरिटी से भी मैं जब फायर NOC ले रहा हूँ तो ऑलरेडी उन्होंने मुझे ये देख के लिए, तो मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब आप फायर NOC लेने जाते हैं, दे आर लाइक थिंकिंग अबाउट हाउ यू कैन इवैक्यूएट पीपल, आप लोगों को इवैक्यूएट कैसे करेंगे। बट ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपको अगर पता है तो आग से की वजह से लोग ज़्यादा नहीं मरते, धुएं की वजह से ज़्यादा मरते हैं। तो अगर कोई बंदा ए साइड में अगर मतलब किसी और साइड में वहाँ पे ट्रैप हो गया
तो आप उसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि योर बिल्डिंग जो है वो आपको चारों तरफ से एक्सेसिबल होनी चाहिए, ऐसा यूजुअल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वहाँ से इवैक्यूएट हो भी जाता है, पर आग कैसे बुझाने वाले हो, ये डिटेलिंग भी हमारे इसमें एक क्लासिक केस करके पूछे जाते हैं। डेफिनेटली फायर एनओसी में भी वो पूछी जाती है, बट बीइंग अथॉरिटी ये भी उसको डिटेल स्क्रूटिनी करते हैं, सो दैट आपका बिल्डिंग दो जगह स्क्रूटिनी होकर बाहर निकल रहा है। तो ये मेजर्स कौन ले रहा है और ये मेजर्स कौन ले रहा है, दोनों जगह स्क्रूटिनी होकर एक सेफ बिल्डिंग आपको मिलती है। एंड जैसे मैम सपोज मुझे आज ही मेरे पार्किंग रिक्वायरमेंट्स, कहाँ पे कितने पार्किंग आएंगे, सर्विस ये सब जो मुझे करना है, बट यूजुअली जो कुछ एग्जांपल्स से जो मैं रूबरू हूँ, यूजुअली ईसी के लिए ओके वो एमईपी कंसल्टेंट से इतना मिलते भी नहीं है। आर्किटेक्ट के ही कोई तो हाँ सिर्फ ईसी के लिए एक एमईपी कंसल्टेंट है, उतना सिर्फ ड्राइंग लेके दे देते हैं। एंड बाद में उनको अगर सेम फुटप्रिंट में बिना फुटप्रिंट चेंज किए अंदर की प्लानिंग्स, अगर पार्किंग के प्लान्स, टैंक के लोकेशंस, अगर उनको कुछ चेंज करना है तो कैन दे डू दैट और इवन दैट इज नॉट अलाउड? नो, एक्चुअली वैसे देखा जाए तो जो ये सारे डिटेलिंग आप देते हो, मतलब यू स्क्रूटिनी योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट डिटेलिंग एज वेल। सो अगर ये आप चेंज कर रहे हो, अगर ये आप किसी को बोल रहे हो कि ये चेंज होना चाहिए, तो आई थिंक एक बार आपने अमेंडमेंट के लिए जाके ये सब चीज़ें लेके आनी, क्योंकि आपने उनको कमिट किया है कि पर्टिकुलर लो लाइन पे ही मेरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है और यहाँ पे ही ग्रेविटी की वजह से ये सारे एफ्लुएंट वहाँ पे आएंगे। तो आप अगर उसका लोकेशन चेंज कर रहे हो तो आपको उनको कंटूर डिटेलिंग और ये सारे प्लानिंग उस टाइम पे देने चाहिए कि ये एसटीपी की लोकेशन हमारी चेंज हो गई है। आप अगर आपको आपके टेक्निकल लेवल पे कुछ स्क्रूटिनी करना है तो आप उसको कर लो। इसको हम अमेंडमेंट के अंडर सबमिशन करके लेके आ सकते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड। कोई आपको कोई रिसेंट एग्जाम्पल कोई अगर याद आ रहा होगा कि कोई डेवलपर को आपने कोई इंसिस्ट करके कोई चीज़ बताई, बट बिकॉज वो नहीं की उन्होंने, इसलिए उनके ईसी में या तो रिजेक्शन आया या तो डिले हुआ या तो वापस उनको डेट दी गई? सो एनी एग्जांपल्स दैट यू कैन रिकलेक्ट? हाँ, रिजेक्शन नहीं, रिजेक्शन के पहले ही हमने आगाह किया था। एक प्रोजेक्ट था जिसमें सामने का रोड का, क्योंकि इट इज़ इन सम रिमोट एरिया, सामने का रोड आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं था, तो वो एग्जिस्टिंग रोड वो 6 मीटर और उस पर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया गया था। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि 6 मीटर पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता। उसके बाद में वी फाउंड आउट कि उसका आरपी क्या है। देन जब हमने आरपी ढूंढा, उसके बाद रीजनल प्लानिंग, हाँ रीजनल प्लानिंग हमने ढूंढा। देन हमको पता चला कि वो जो रोड है वो 24 मीटर होने वाला है। ओके, सो इट इज़ डिस्ट्रिक्ट रोड। तो पहले जो बेसिक उनके पास में जो डिटेलिंग था, मतलब वो लोकल लेवल की अथॉरिटी पे था, उसमें 18 मीटर तक का आइडेंटिफिकेशन था। पर जब हमने रीजनल प्लानिंग उसका देखा, उसका पीडब्ल्यूडी का प्लानिंग का डिटेलिंग निकाला, तब पता चला कि ये रोड अप्रोक्सीमेटली 24 मीटर तक जाएगा। जब आपका रोड 6 मीटर से सीधा 24 मीटर हो जा रहा है तो आप सोचिए आपका जो डिडक्शन है वो 24 मीटर के हिसाब से हो जाता है। उसके बाद में आपका प्लॉट बाउंड्री चेंज हो गई, बिल्डिंग कंट्रोल लाइन चेंज हो गई, आपका सारा कैलकुलेशन चेंज हो गया, राइट फ्रॉम योर ओपन स्पेस एंड एवरीथिंग। तो ये इतना मतलब क्लासिक केस है कि यूजुअली आप जब एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जाते हो, मेरा बिल्डिंग प्लान हो गया तो आप इसी के लिए जाते हो, ऐसा नहीं है। उसका सारा डिटेलिंग, बैकग्राउंड चेकिंग, मैं तो बोलती हूँ 5 किलोमीटर का रेडियस हमने स्टडी करना चाहिए बिफोर पुटिंग एनी एप्लीकेशन। तो ये एक बहुत केस थी कि जिसमें हमको पहले 4 महीने तो आइडेंटिफिकेशन के लिए लग गए कि कहाँ से ये रोड कितने जाने वाला पता ही नहीं है किसी को। तो वो यूजुअल रीजनल प्लानिंग में होता है, क्योंकि आज आपका डीपी है, पीसीएमसी में है, पीएमसी में उनके डीपीज हैं, उनकी क्लैरिटी है। बट जहाँ आप रीजनल प्लानिंग में जाते हो तो ये क्लैरिटी या फिर डॉक्यूमेंटेशन मिलने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द केस। इसमें मैम फिर ये सारे ईसी से बचने के लिए कोई डेवलपर, फिर मैं प्लॉट को सब डिवाइड कर दूँ, भले ही मैं देते वक्त सोसाइटी को एक करके दे दूंगा, ऐसे कोई तरीके कोई डेवलपर कोई अपनाते हैं? उसका कुछ फ़ायदा होता है कि मैं ईसी से बचने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को मैं सब डिवाइड करके मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिखा दूँ एंड मैं उसको इंटरनली मैं बाद में मैं भले ही मैं कनेक्शन कर दूँ, ऐसे कोई करने को कोई सोचता है? एंड उससे कुछ होता है फ़ायदा? उससे नुकसान ही होता है। नुकसान ऐसे होता है, मैं आपको अलग से बताती हूँ कि अगर आपका प्रोजेक्ट प्लॉट है, आपने 4 स्क्वायर मीटर का उसका डिवाइड किया, हर एक का प्लॉट का साइड मार्जिन, साइड डिटेलिंग चेंज हो गया। यस, हर एक का प्रोजेक्ट का एक्सेस चेंज हो गया, उनकी सर्विसेज चेंज हो गई। राइट फ्रॉम आपकी कॉर्पोरेशन में जो फाइल मूव होती है वो 2 अलग फाइल मूव होती है। उसके बाद में साइड मार्जिन और ये सारे डिटेलिंग अगर आप करने बैठते हो तो उतना पोटेंशियल जो बैठना चाहिए वो बैठता नहीं है। बिल्कुल। अगर आप, क्योंकि आपको बेसमेंट भी उसका ही कट करना है, इसका भी बेसमेंट कट करना है, तो पार्किंग प्लानिंग आपका बैठता नहीं, उसकी वजह से वर्कआउट ही नहीं होती चीज़ें। तो कितना भी हमको कोसे बिल्डर्स पर एनवायरमेंट क्लियरेंस के सिवा उनका प्लानिंग डिटेलिंग बैठता ही नहीं। सो बेसिकली ये जो एक एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेके जो एक डर है
कि आजकल तो काफ़ी डेवलपर्स में सुनता हूँ भाई अगर थोड़े पोटेंशियल के लिए रह रहा है इसी से बच सकता है तो बच ले, पर इसी में मत जाओ, उससे अच्छा पोटेंशियल थोड़ा छोड़ दो और बिना इसी के प्रोजेक्ट जल्दी कर दो। सो व्हाट वुड यू से ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव? पहले ये होता था, मतलब मैं तो उसको उल्टा बोलती हूँ। पहले ये होता था, लोग उसके लिए छोड़ देते, 2 माले नहीं बनाते। बट अभी लोग अवेयर हो गए, क्योंकि आप सोचिए ना, यूडीसीपीआर ने इतना डिटेलिंग, मतलब इतना एफएसआई का डिटेलिंग दिया हुआ है, इतना ज़्यादा आपका पोटेंशियल है, आप क्यों छोड़ोगे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए? तो मेरा हमेशा इंसिस्ट ये होता है कि अगर आप चीज़ों को रेगुलराइज करते हैं, उसको सिस्टमेटिक तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको इतना एनवायरनमेंट क्लियरेंस को डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना कुछ शेर नहीं है कोई पीछे लगने वाला आपके। एब्सोल्युटली। एंड सबसे मेन, जैसे कि आपने बिल्कुल एक सही बात बताई कि हम है कंसल्टेंट्स, हाँ। आप हमको सिर्फ अप्लाई करते वक्त नहीं, प्रोजेक्ट के स्टार्ट से इन्वॉल्व करिए, सो विल गाइड यू राइट अवे एंड इट वुड बी जस्ट लाइक एनी रेगुलर कॉर्पोरेशन एनओसी फॉर यू। यस, क्योंकि ये सारी पैरेलल चलने वाली चीज़ें हैं। आप सारा होने के बाद उनको बुलाएंगे तो भाई कैसे, मतलब टाइम उनको भी देना पड़ेगा ही थोड़ा सा। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट में पोजीशन में है, उसके बाद में वहाँ पे सबमिट करना है, उनका प्रेजेंटेशन होने वाला है, उसके बाद में आपका मिनट्स आएगा, उसके बाद में दूसरा मीटिंग लगेगा, उसका मिनट्स आएगा, देन एनवायरनमेंट क्लियरेंस हाथ में मिलेगा। तो वो टाइमलाइन तो आपको जो देना है वो देनी है, उसकी चॉइस नहीं है हमारे पास कुछ भी। एंड कभी कभी मैम ऐसे भी हो जाता है कि कोई कंट्रोल के रीजंस के बाहर भी ईसी की प्रोसेस ही कभी कभी बंद रहती है, ईसीज ही नहीं मिलते, तो क्या क्या सिचुएशंस पे, हालांकि कंट्रोल में नहीं है, बट क्या क्या सिचुएशंस पे एक डेवलपर ने वॉच रखनी चाहिए कि क्या हो रहा है फिलहाल स्टेट में, कंट्री में, जो मुझे अफेक्ट कर सकता है? ऐसे क्या क्या कुछ सजेशंस हो सकते हैं? हाँ, सजेशन इसमें एक और सजेशन, मतलब वाइल डिस्कसिंग मेरे दिमाग में आया था बताने के लिए कि मोस्टली क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके फनेल जोन में है, या फिर उसको हम फनेल जोन? हाँ, फनेल जोन में एक्सप्लेन करती हूँ। ओवरऑल एयरपोर्ट का एक मैपिंग होता है कि आप ये सर्टन हाइट तक ही आपकी बिल्डिंग लेके जा सकते हैं। ओके। तो उसके बाद में अगर आप N1 जोन में आ रहे हो या फिर P1 जोन में आ रहे हो, डिस्पाइट ऑफ एनी हाइट आपको MOD की एनओसी लेनी पड़ती है, या फिर मतलब डिफेंस की जो एनओसी लेनी पड़ती है, जिसके लिए हमको 6 महीने का टाइम लाइन लगता है। मतलब आप सबमिशन करने के बाद भी अप्रोक्सीमेटली कितना भी आप करें तो वो फाइल गांधीनगर जाती है और गांधीनगर से आपको उसका एनओसी मिलता है, तो उसके बाद में आपका हाइट क्लियरेंस मिलता है। ओके। तो ये हर ईसी के प्रोजेक्ट को एमओडी लेना पड़ता है या कोई सर्टेन हाइट के अबो के प्रोजेक्ट्स? हाँ, वही है, वो सीसीडीएम मैप के में आइडेंटिफाइड है कि अगर आपका N6 जोन में है, N1 जोन में है, N3 जोन में, तो कितना हाइट अलाउड है। अगर इसके बियॉन्ड आपको जाना है तो आप एमओडी जाओ। तो वही जो आप केस पूछ रहे थे वो वैसे ही होता है कि आज मेरे पास में सपोज 30 मीटर का बिल्डिंग है, अगले जाके मैं एमओडी में जाके मैं 50 मीटर का बिल्डिंग मिल सकता है, तो आप क्या करते हैं उस टाइम पे 30 मीटर का ईसी ले लेते हैं, बट एमओडी आने को टाइम हो जाता है, तो वहाँ अगेन डिले हो जाता है। तो आपको रिस्ट्रिक्टेड टू दैट एमओडी ही आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता है। तो ये मोस्टली केसेस जहाँ पे N1 जोन्स या फिर जो रेड जोन्स होते हैं, वहाँ पे ये क्लासिक केसेस आइडेंटिफाई होती है, उसी में डिलेज होते हैं सारे। और अगर आप स्टेट या सेंट्रल का देखेंगे तो फिलहाल तो वायलेशन इज़ द हैवॉक, जिसमें सब सारे बंद है। दूसरा एक करंटली जो चीज़ ट्रेंड में है इज़ जनरल कंडीशन एप्लीकेशन। तो ये थोड़ा सा नया चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो अभी तक हमारा डिस्कशन चल रहा है उसके अलावा एक चीज़ है कि अगेन आई विल बी गोइंग ऑन द डेट्स। 9 अगस्त 2024 को भोपाल एनजीटी ने उनका ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8A कैटेगरी मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, 8B कैटेगरी मतलब टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट, इन प्रोजेक्ट को भी जनरल कंडीशन अप्लीकेबल करनी चाहिए। अब ये जनरल कंडीशन क्या होती है? अगर आपका प्रोजेक्ट के मतलब उन्होंने 5 किलोमीटर बोला था, वैसे देखा जाए तो जनरल कंडीशन 10 किलोमीटर के लिए अप्लीकेबल होती है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट 5 किलोमीटर पेरीफेरी में आ रहा है किसी क्रिटिकली पोल्यूटेड जोन, सीवियरली पोल्यूटेड जोन, इको सेंसिटिव जोन या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 5 किलोमीटर रेडियस में अगर आपका प्रोजेक्ट आता है, तो ये प्रोजेक्ट कैटेगरी B से कैटेगरी A पे अप्रेज होना चाहिए, विच इज़ एट द सेंटर। ओके। सो अगर कोई और भी यंग डेवलपर्स है, फर्स्ट टाइम डेवलपर्स है, जो एपिसोड देखने के बाद सपोज उनको अगर आपको अप्रोच करना है, तो ऐसे क्या अलग अपने वर्किंग अप्रोचेस है जिनके लिए वो अपने को खास करके याद रख सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा मेजर अप्रोच जो है अलग, कि हम लोग सारी सर्विसेज अंडर वन रूफ देते हैं। तो ऐसा झगड़ा नहीं होता कि भाई मतलब इलेक्ट्रिक कंसल्टेंट बोल रहा है कि मेरे को यहीं ट्रांसफार्मर देना है, एसटीपी वाले ने वहाँ पे ऑलरेडी बिठा चुका है। तो ये जो ड्राइंग डिटेलिंग सारी होती है वो हमारे अंडर वन रूफ होती है। रादर एक ही ड्राइंग पे सब लोग काम करते हैं, तो मल्टीपल वर्किंग या रीवर्किंग कम होता है।
जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि सारे डिटेलिंग हमारे ही पास में हो। उसके बाद में सर्वेज जो हम यूजुअली होते हैं, जैसे ट्री सर्वे होता है या फिर हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे होता है, वो भी हमारे पास में टीम है। तो वो भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, या फिर किसी से ड्राइंग आ रही है, डिटेलिंग आ रहा है, उसके ऊपर वर्किंग हो रहा है, या फिर ट्री सर्वे किसी और ने किया है और हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो ये रीवर्किंग हमारे केस में कम से कम होता है, जिससे हमने फास्टेस्ट लेवल पे सबमिशंस करने के हमने डिटेलिंग करे हुए हैं। उसके बाद में जो मेरे पास में टीम है वो ऑल आर ऑलमोस्ट इंजीनियर्स, मतलब ऑलमोस्ट इंजीनियर, मतलब कुछ एमएससी भी हमको रखने पड़ते हैं कि जिनको हॉर्टिकल्चर वगैरह पता हो। तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं हमारे पास में, जिसमें सिविल इंजीनियर्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, उसके बाद में एमएससी इन एनवायरमेंट है, जिनको हॉर्टिकल्चर या इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी समझ में आता है, वो लोग हैं। तो टीम इतनी रिच है कि उनको सारी डिटेलिंग, वो मतलब हर एक चीज़ को स्पून फीडिंग नहीं करना पड़ता। तो टीम काफ़ी नॉलेज के बारे में रिच है। ऑफ कोर्स मेरा तो लीगल नॉलेज आपने थोड़ा भी देखा भी होगा, और मैं मुझे एब्सोल्युटली द केस लॉज एंड केस स्टडीज एंड द डेट्स, और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है लीगल डिटेलिंग में। तो आई कीप ऑन चेकिंग ऑल द डिटेल्स सो दैट किसी भी प्रोजेक्ट को इश्यूज़ ना हो। तो हम टाइमलाइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मैच करें, लोगों को जल्दी से जल्दी सबमिशन करा के दें, और सारी ड्राइंग्स अदर देन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, सारी ड्राइंग्स हमारे मतलब कंपनी के अंडर ही होती है। उसकी वजह से वो काम कम से कम होता है बाहर, तो वो जो कोऑर्डिनेशन में टाइम जाता है या फिर ये जाता है, वो हमारे केस में नहीं जाता। तो सर्वेज और इंटरनल टीम मैनेजमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे यूनिक स्ट्रक्चर है। के बाद में पोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लायंसेस जो है वो भी हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके अगर कुछ आइडेंटिफाई होता है कि ये चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके पोस्ट प्रोजेक्ट में भी हमारा ध्यान रहता है। तो हम राइट फ्रॉम आपका पहला पत्थर रखा, उसके बाद में आखिरी का स्लैब चढ़ाया, तब तक हम आपके साथ में रहते हैं। तो मतलब राइट फ्रॉम कंसेंट टू एस्टेब्लिश, मतलब जब कुछ भी काम नहीं हुआ, टिल योर कंप्लीशन वी कैन गिव यू द एंटायर सोल्यूशन। Great, perfect. And where can people contact with you? So what's the contact information? हमारा ऑफिस बानेर में है अभी। सो बानेर का एड्रेस डिटेलिंग में आपको देती हूँ, यू कैन लाइक फ्लैश इन ऑन योर स्क्रीन सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट। एब्सोल्युटली ग्रेट। जैसे मैम एक एमपीसीबी का टॉपिक अपना बार बार निकल के आ रहा है, तो उस पर तो आई बिलीव एक डिटेल्ड एपिसोड या सेशन होगा। शॉर्ट में अगर कुछ 2-3 लाइन में अपन बता पाए कि ईसी क्या अलग है एंड एमपीसीबी क्या अलग है, उसके क्या स्टेज पे हमें क्या क्या चीज़ें वो भी हमें एक्वायर करनी पड़ेगी टू स्टे लीगली कंप्लायंट। यस, जब हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस शुरू करते हैं तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो आपको मिलता है वो एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ये डिटेलिंग होता है, बट वो आपने जो कमिट किया है, से 500 KLD का एसटीपी बनाएंगे या 1000 kg का OWC का मशीन देंगे, इतने ट्रीज लगाएंगे, ये मॉनिटर करने के लिए क्या होता है? ये मॉनिटर करने के लिए बोर्ड होता है। क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस करते हैं, सेम टाइम वी हैव टू अप्लाई फॉर कंसेंट टू एस्टैब्लिश फ्रॉम टू MPCB, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उसी सेम टाइम पे हम ये करते हैं, और वहाँ पे साइट विजिट भी होती है। वो केस में वहाँ पे सब रीजनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस से ऑफिसर आते हैं, साइट विजिट करते हैं, एंड दे चेक्स एवरीथिंग। तो जब इसी होता है तभी कंसेंट टू एस्टैब्लिश होता है। ये दोनों आने के बाद यू शुड स्टार्ट विद द वर्क। उसके बाद में 6 मंथली कंप्लायंस होता है, जो जून और दिसंबर में आपने सबमिट करने चाहिए। उसके बाद में जब आप कंप्लीशन के लिए जाते हैं, तो कंप्लीशन में जाने से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 महीने पहले आपने कंसेंट टू ऑपरेट के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपने 100 फ्लैट्स अगर बनाए, तो उसको हैंडल करने के लिए आपके जो ये है अपना वेस्ट मैनेजमेंट है, वो कैसे रेडी है जगह पे या नहीं है, उसका चेक होने के लिए कंसेंट टू ऑपरेट होता है। तो ये कंसेंट टू ऑपरेट जो होता है, उसके बाद ही आपको कंप्लीशन मिलता है। सो ये MPCB का मेजर रोल होता है, टू मॉनिटर वॉट एवर यू हैव कमिटेड। परफेक्ट। तो ये भी आप ही की कंसल्टेंसी प्रोवाइड्स बोथ द सर्विस, राइट। एंड दूसरा जो आप MEP कंसल्टेंसी सारे आपके अंडर है, तो उसके बारे में इवन आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस कि ये काफ़ी बार देखा गया है कि EC के एप्लीकेशन फाइल करने में यूजुअली काम से ज़्यादा ब्लेम गेम ही ज़्यादा होता है कि ये डिटेल्स नहीं आए, ये डिटेल्स मैच नहीं थे, एंड काफ़ी हद तक मीटिंग के सामने भी, मीटिंग में बैठे हैं वहाँ पे भी डिटेल्स मैच नहीं होते हैं, वहाँ पे लोग एक दूसरे को फिर घूरते हैं। सो ये चीज़ें जहाँ पे भी सिंगल पॉइंट पे मिल रहा है,
that is actually preferable for the developer, and उसमें one of the service is being provided by Unique NVCare Private Limited, so that should be a great option. एंड ऑल्सो ये भी है कि अभी हो सकता है कि प्रोजेक्ट में MVP कंसल्टेंट या लैंडस्केप कंसल्टेंट हो, तो हम ट्राई करते हैं कि आपको कम से कम उनका इंटरेक्शन हो, हम ही जाके सारा कुछ डिटेलिंग करा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने हमसे ही कराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके कंसल्टेंट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होंगे, ऑलरेडी आपके अपॉइंटेड होंगे, तो हम उनसे भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। वी मेक श्योर कि आप हमारा बंदा वहाँ पे जाके उनके ऑफिस में जाके बैठ के सारा करा के लाए। Absolutely. सो वो हम ट्राई करते हैं कि आपको स्मूदेस्ट सर्विस मिले। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। वापस आपसे MPCB के लिए STB और इतने सारे सर्विसेज जो आपकी फर्म करती है, विल बी श्योरली वांटिंग टू हैव यू वापस आप आए एंड हमें गाइड करें। जस्ट टू कंक्लूड मैम, ये हम जो यंग डेवलपर्स या जो फर्स्ट टाइम डेवलपर्स आ रहे हैं फील्ड में, उनको एक सही गाइडेंस, एक स्ट्रक्चर्ड वे मिले ताकि वो अपनी ये जर्नी में आगे बढ़े, क्योंकि ये कोई और दूसरी फील्ड जैसे नहीं है जहाँ पे गलती कर करके सीखना अफोर्ड किया जा सकता है। यहाँ पे सिंगल मिस्टेक कैन बी इन क्रोर्स, या तो आपको पूरा प्रोजेक्ट भी बंद कराने लगा सकते हैं। तो ये जो मैम एक स्ट्रक्चर्ड जो एक तरीका हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, आपको इसके बारे में क्या लग रहा है? विल इट हेल्प द डेवलपर्स? इज इट एसेंशियल? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस होल थिंग? मैं तो बोलती हूँ यू आर लाइक वर्किंग फॉर द सोसाइटी। आप एक बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हो सोसाइटी को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आज तक किसी ने सोची नहीं है। क्योंकि ये सारा जो नॉलेज एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा ना, जिसके लिए लोग घूम रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मैं तो बोलती हूँ ये सोशल सर्विस आप कर रहे हो, ये आप काम नहीं, ये बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, आप सोशल सर्विस कर रहे हो, जिसमें सभी प्रोजेक्ट्स, ये इट इज़ नॉट ओनली प्रोजेक्ट, एंड यूज़र भी अफेक्ट होता है। आज मैंने किसी प्रोजेक्ट में अगर फ्लैट बुक कर लिया, कल जाके वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो मेरा पूरा ज़िंदगी का पैसे है, जो भी मेरा इनकम है, सब उसमें वेस्ट हो गया। सो ये है, आप एक सोशल सर्विस कर रहे हो। मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हो, आपको बहुत दुआएं लगेंगी इस बारे में। मैं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था किसी ने करना, और यू हैव स्टार्टेड विद इट। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दिस। मतलब मैं तो अगर इसमें अगर कुछ और इसमें अगर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी तो आई वुड बी मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा इंटरेक्शन करके। और ये है कि हमारा कुछ नॉलेज अगर किसी चीज़ को या फिर किसी प्रोजेक्ट को अगर हेल्प कर सकते तो आई वुड बी मोर हैप्पी कि ये हम और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच।